अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जो सवाबी का जलसा था वो बहुत मैसिव जलसा था, अच्छा खासा बड़ा क्राउड। और ये अगेन मेरा ख्याल है कहने में कोई दो राय किसी की भी नहीं हो सकती। इवन इमरान खान, पीटीआई के नाकदीन भी इस बात से अग्री करेंगे कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में जमातें हैं, किसी में ये सकत नहीं है कि वो अपने मेन लीडर के साथ भी इतना बड़ा जलसा कर लें कि जो जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के बगैर कर रही है। तो सवाबी का भी ये जलसा एक मैसिव जलसा था, एक बहुत बड़ा क्राउड। और इस जलसे में आज ऐलान होना था लाहे अमल का, आगे की कोई कॉल आनी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन आज ज़्यादातर मायूस नज़र आए क्योंकि वो जो समझ रहे थे कि कोई फाइनल कॉल आएगी और वो दिन होगा जब वो इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगे और फिर उनकी रिहाई तक एहतजाज जारी रख सकेंगे, लेकिन ऐसी कोई कॉल आ नहीं सकी। तो इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं, जलसा कैसा रहा, क्या हुआ और कॉल क्यों नहीं आई, ये आपको बताएंगे। इसके बाद जी कुछ हुकूमत के कारनामे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मज़ीद जो लोग एहतजाज करते हैं बाहर, उनके हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई गई। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जिनेवा में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या फिर से पेश आया है और लोगों ने वहाँ पे भी उन्हें अपनी नफ़रत और गम गुस्से का इजहार करते हुए अपना फैसला सुनाया है। और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक ख़बर देखी है, शाहिद असलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर शेयर की है, तो उससे मुतालिक भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। पीटीआई के जलसे से सारी नज़रें थी इस तरफ, और जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि अब तो ये कोई हैरत भी नहीं होती देख के कि जी इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया और लोग कैसे आ गए। रुकावटें हों भी ना भी हों तब भी लोग आ जाते हैं, तो ये कोई इतना हैरत अंगेज़ बात नहीं रह गई अब कि पीटीआई का जलसा बड़ा होता है। ये एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसको अब सब समझते हैं, मान लेते हैं, और इस पर ज़्यादा अब डिस्कशन भी नहीं होती कि लोग कितने थे कितने नहीं थे और कितना बड़ा जलसा था और किससे बड़ा जलसा था वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें तो ऐसा लग रहा है कि रेलिवेंट हो गई हैं, लोगों को पता है कि पीटीआई का जलसा है, इमरान खान की रिहाई की कॉल की बात होनी है, तो हर कोई इस हवाले से बाहर निकलेगा और जलसा बड़ा ही होगा। तो जलसा बहुत बड़ा था और यहाँ पर बहुत रंग आपको नज़र आ रहे थे। कराची से भी कुछ लोग पहुँचे हुए थे, सवाबी से तो ज़ाहिर लोग थे ही, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िले आए, पंजाब से भी इवन कुछ काफ़िले आए, लाहौर से भी मैंने देखा कि मेहर शराफत, हाफिज़ फ़रहत अब्बास वगैरह ये लोग आए। हमाद अज़हर साहब भी आज मौजूद थे इस जलसे में, और शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज ज्वाइन किया हुआ था। तो उन पर भी काफ़ी गिला शिकवा रहता है कि जी एंड टाइम पर ही आते नहीं हैं, तो आज तो वो भी आए, बल्कि उन्होंने खिताब भी किया। अली अबीन के साथ वो बैठे भी हुए थे, तो बज़ाहिर लग रहा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंफर्टेबल हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आज ज़्यादातर क़यादत जो थी वो काफ़ी आपस में सिंक्रोनाइज लग रही थी, क्योंकि अदरवाइज़ काफ़ी जो आपस के इख्तलाफात हैं वो हमेशा ख़बरों की जीनत बने रहते हैं। लेकिन आज काफ़ी लोग यहाँ पर हमें मौजूद नज़र आ रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आखिर में ख़िताब किया था। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ख़वातीन हैं उनकी भी, जो पीटीआई की लीडर्स हैं या जो इनकी कारकुन हैं, जो भी आप कह लें कि फेसेस हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो आज एक अच्छा बड़ा जलसा था, एक बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया गया था। लेकिन इन द एंड बात वही कि जिस मकसद के लिए ये जलसा किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि बज़ाहिर तो इसका मकसद ये था कि लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उन्हें एक तारीख़ दी जाएगी, या अगर तारीख़ एग्जैक्टली नहीं दी जाएगी तो ये बता दिया जाएगा कि जी अभी हम अगले 1-2 जलसे ये करेंगे और उसके बाद हम फौर से नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और ये डी चौक पहुँचेंगे या हम अडियाला पहुँचेंगे या जो भी उनका प्लान होता। तो एक आप एक लाहेमल कोई तारीख़, कोई एस्टिमेटेड फिगर दे देते हैं, कुछ चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से कारकुनों को कोई नई उम्मीद लग जाती है, और या कोई उसकी तैयारी के लिए उनके जहन में एक टाइम फ्रेम होता है कि भी हमने इस तारीख को जाना है और इस वक्त तक हमें कोई तैयारी करनी है और वहाँ पर क्या करना है जाके, उस हवाले से भी आप कोई प्लान देते हैं ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी करें। लेकिन बज़ाहिर अगर ये चीज़ थी तो ये आज नहीं जलसे में हुई, बल्कि कारकुन आज बुरी तरह मायूस हुए और बहुत से लोग इस पे सोशल मीडिया पर भी इजहार कर रहे थे। बहुत से लोग जो जलसे में मौजूद थे, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स से, वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, तो वो इस बात का बरमला इजहार भी कर रहे थे।
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لیڈرشپ پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لیڈرشپ کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ غدار ہیں یا وہ عمران خان کا میسج نہیں دے رہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر آپ نے اتنا بڑا جلسہ اکٹھا کر کے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ کم از کم ہم پہلے ایک ڈائلاگ سنا کرتے تھے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ تاریخ بھی نہیں من دے رہے، مطلب آپ اکٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگلی دفعہ تاریخ دیں گے، اور پھر اگلی دفعہ اکٹھے کر کے پھر کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ تاریخ دیں گے حتمی۔ تو وہ ایک فائنل کال سن کے مطلب کارکن جو ہیں وہ کافی فیڈ اپ نظر آ رہے تھے، اور ان کی جو ایک مایوسی ہے، اضطراب ہے، وہ اپنی جگہ بالکل درست بھی تھا، اور وہ اس بات پہ تنقید بھی پھر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اسی قیادت کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی فی الحال انہی پر اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے، تو جب تک عمران خان کا اعتماد انہیں حاصل ہے تو ہم بھی ان کے ظاہرہ پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں ان کی لاجکس نہیں آتی، یہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر پا رہے۔ اگر کوئی تاخیر ہے تو کیوں ہے، ہمیں نہیں یہ سیٹسفائی کر پاتے، اور اگر کوئی ان کی حکمت عملی ہے تو وہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں بتائی جاتی۔ آج جو سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے اپنے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے بھی اعلان کیا گیا تھا، جو کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کل لاہ عمل دیا جائے گا، لیکن آج وہ لاہ عمل کہاں تھا، کچھ اس بارے میں پتہ نہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک ریکارڈڈ میسج ضرور یہاں پہ چلایا گیا، AI جنریٹڈ، اور اس میں انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ جب میں فائنل کال دوں گا تو آپ اس دن آئیں گے، نکلیں گے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو سوال پھر وہی کہ پھر یہ بات تو ہم پچھلے پورے ایک ہفتے سے سن رہے تھے، تو پھر آج کیا تھا، آج کیوں تھا جو تھا؟ تو یہ ایک چیز جو ہے اس نے کافی زیادہ ڈپریس کیا ہوا تھا کارکنوں کو، اور کم از کم وہ اور کچھ نہیں تو وہ ایک تاریخ ضرور لے کے جانا چاہتے تھے آج کے روز، لیکن وہ تاریخ بھی انہیں نہیں مل سکی۔ اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری چیزیں پس پردہ، کچھ ایسی چیزیں، کچھ چینجز ایسی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ تھوڑا مزید وقت جو ہے وہ سسٹم کو دیا گیا ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی خود جو PTI لیڈرشپ ہے وہ یہ آج کے جلسے سے اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ کتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ ابھی نکلنے کے لیے تیار ہے، یا مزید ابھی تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑا واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ 3 سے 4 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو ہی وہ فائنل کال دیں گے۔ تو اس بات کا بھی ایک ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کہ آج کتنے لوگ باہر نکلے ہیں اور کتنے لوگ مزید باہر نکل سکتے ہیں، تو وہ کچھ اپنی تیاری کا حساب بھی رکھنا چاہتے ہیں، اسی حساب سے وہ فائنل کال دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کال ہوگی وہ واقعتاً فائنل کال ہوگی اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود ان کو بھی مزید تیاری کے لیے وقت چاہیے ہو، اور وہ اس وجہ سے بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ پہلے اس چیز کو ہم کسی بھی طرح انشور کر لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور جو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ یہ کہ ابھی عمران خان صاحب ہی کی طرف سے ہی کوئی گو ہیڈ نہ ملا ہو۔ بظاہر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال دینی ہے، لیکن ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی یہ کہا ہو کہ ابھی آپ فائنل کال نہ دیں، ابھی صرف ایک میسو کراؤڈ دکھا کر، ایک ٹریلر دکھا کر آپ اسی کے تھرو کوشش کریں کہ جو ہے بات کو کسی طرف لے جایا جائے کہ عدالتوں کو آزادی سے فیصلے کرنے دیے جائیں، جو بھی صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ بیک اینڈ پر بہت سارے لوگ اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی PTI کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی پس پردہ ضرور چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ابھی فوری وہ آخری جو سٹیج ہے اس کے لیے فائنل اناؤنسمنٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے اس سے ایک مزید پریشر صرف بنا کے ضرور دکھایا ہے، لیکن میں اس لیے اس بات کو اس انداز سے دیکھ رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیسکلی لیڈرشپ ایسی ہے جو کال نہیں دینا چاہتی۔ عمران خان صاحب نے تو کہا ہوا تھا جیسے انہوں نے آ کے جو ہے معاملے کو بس رفع دفع کر دیا اور کوئی کال نہیں دی۔ میری نظر میں اس کے امکان کم ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں ظاہر ہے جو بھی ڈیٹ دینی ہے وہ دینی عمران خان نے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے انہیں ڈیٹ دے کے بھیجا ہے اور وہ ڈیٹ اناؤنس نہ کریں۔ میری نزدیک یہ بات اس لیڈرشپ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اخبارات چھپیں گے، عمران خان صاحب تک خبر پہنچ جائے گی، ظاہری سی بات ہے اگر کوئی کال دی ہوتی تو ہیڈ لائن میں آتا کہ جی PTI نے یہ کال دے دی ہے لانگ مارچ کی، یا کوئی بھی جو بھی ان کا حکمت عملی کا پلان ہوگا، تو عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہاں بھائی جس طرح میں نے بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے
अनाउंसमेंट कर दी है, और अगर उन्होंने ऐसी कोई नहीं अनाउंसमेंट की जो कि इमरान खान साहब ने कही, तो फिर भी इमरान खान साहब को पता चल जाएगा। और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम ये भी मान लें कि जी कल के दिन इमरान खान साहब को कोई अखबार भी नहीं मिलता, कोई टीवी भी नहीं उनके पास पहुंचता, तो फिर भी आपको मालूम है कि केसेस की समाअत हो रही है, जा रहे हैं मुख्तलिफ जो सहाफ़ी वगैरह हैं वो भी कवरेज के लिए, लॉयर्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ने कोई कॉल की डेट दी हो और लीडरशिप ने अपने तौर पर ये फैसला किया हो कि नहीं नहीं हम बस जलसा करके चले जाते हैं, हमने कॉल नहीं देनी। तो इमरान खान साहब को अल्टीमेटली पता चलेगा और जाहिर है कि उसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं समझती कि ये लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ है कि इमरान खान साहब कोई उन्हें काम कहें, डेट देने का बोलें और वो कहें कि जी हम नहीं डेट दे रहे अपने तौर पर, वो ये डिसाइड कर नहीं सकते। तो अगर ये डेट नहीं मिली है तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये डेट इमरान खान साहब ने ही उन्हें कन्वे नहीं की है। और अगर इसके बरक्स ऐसी बात है कि इमरान खान ने एक डेट अनाउंस करने के लिए कहा हुआ था लेकिन उन्होंने वो स्ट्रैटेजी आके अनाउंस नहीं की, तो इस सूरत में तो ये फिर गुमसान का रन है, क्योंकि फिर तो जाहिर है बात तो इमरान खान तक पहुंच जाएगी। फिर ये देखना होगा कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या लीडरशिप को कवर करेंगे या फिर इनको ठीक ठाक मुर्गा बनाएंगे अडियाला जेल बुलाकर। तो ये जो सारी चीज़ है ये ढकने छुपने वाली या इस तरह रहने वाली नहीं है, ये सामने आ जाएगी। एक दो रोज़ में ही आपको पता चल जाएगा कि ये इमरान खान ही की स्ट्रैटेजी थी और उसी के मुताबिक जो है वो लीडरशिप ने अनाउंसमेंट की या नहीं की। तो ये दोनों सूरतों में जो भी हकीकत होगी वो एक दो दिन में ही खुल जाएगी। ये कोई इतना लंबा चलने वाला ड्रामा नहीं है जो चल सके। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान की स्ट्रैटेजी हो, ये लीडरशिप की स्ट्रैटेजी हो, कारकुन जो है वो इस वक्त इज़्तिराब का शिकार बहरहाल हैं और वो चाहते थे कि आज इस सिलसिले में कोई हतमी डेट कम अज़ कम वो लेके जाते। आज के जलसे में एक ख़ास बात ये भी हुई कि एक कोई शख्स अमेरिका का झंडा लेकर जलसा गाह में मौजूद था और जैसे ही उसने वो झंडा ऊपर बुलंद किया तो वहाँ पर जो आसपास लोग थे, कारकुन थे, उन्होंने उसको फ़ौरन पकड़ा और वो झंडा दबोच लिया और उसको नीचे कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो एक ज़ाहिर है पीटीआई मुखालिफ लोगों की ब्रिगेड मौजूद है, उन्होंने इसको फ़ौरन ये तासुर दिया कि जी पीटीआई के जलसे में अमेरिका का झंडा लहरा दिया गया है। देखिए जी, अब ये इन्होंने अमेरिका को इस तरह अपना बाप बना लिया है, उसके गुलाम बन गए हैं और उससे डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी उम्मीदें लगा ली हैं कि अमेरिका का झंडा तक ये अपने जलसों में लहरा रहे हैं। तो उन्होंने उसको फ़ौरन ये रंग देने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल है कि ये अगर क्राउड में कोई भी शख्स कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको आप ये कहें कि जी ये पीटीआई की स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने तो नहीं कहा हुआ कि क्राउड सारे अमेरिका के झंडे लेके आए या कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। और ये इतनी बेवकूफ़ाना बात मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि इस किस्म की हरकत करे या अपने कारकुन किसी को कहे, जबकि उसे पता है कि पहले इस बात पे हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जी ये इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे मौके पे वो जानबूझकर अपने किसी कारकुन को बोलेंगे कि हाँ ज़रूर लेके आओ झंडा, ताकि और इस बात को हम स्टैम्प कर दें। तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है। इससे जो बात एक वाज़े हो सकती है, दो इसके तरीके या दो ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर वन ये कि किसी शख्स ने अपने तौर पर ये हरकत की हो, और नंबर टू ये जिसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है कि जानबूझकर किसी ने ये झंडा देकर किसी को भेजा हो ताकि ये नैरेटिव फैलाने का उन्हें मौका मिल सके। और जाहिर है ये पीटीआई के मुखालिफिन में से कोई भी हो सकता है जिसको झंडा देकर भेज दिया हो कि चल भाई तू जाके ज़रा ये झंडा लहरा और फिर हम इसके ऊपर ये खेल खेलेंगे। तो ये इस बात का भी इम्कान बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस बात का इम्कान मुझे तो बिल्कुल कम नज़र आता है कि कोई ख़ुद पीटीआई वाला चाहेगा कि आओ भाई हमारे जलसे में आके झंडा लहराओ ताकि हमारे ऊपर और तनकीद हो इस बात पे। तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात है। बहरहाल जी जलसा हो गया है और कारकुनों को चूँकि ये कहा गया है कि इसी महीने में, नवंबर के ही महीने में कॉल आ जाएगी, तो अब 10 दिन तो वैसे ही नवंबर के गुजर गए हैं, तो और आपको अगले 10-15 दिनों में पता चल जाएगा कि अगर कॉल आनी है, डेट आनी है, तो वो अगले 10-15 दिनों में। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, अगर इंतज़ार है तो सही, लेकिन है चंद दिनों का ही इंतज़ार है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर फिर फाइनल आगे क्या होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो आज तकारीर हुई हैं और जिस तरीके से तो कारकुन चाह रहे थे कि कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ डेफिनेट बात जो है वो सामने आए। और ये भी देखने में आएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी जो संजानी जलसा था कि अली अमीन गंडापुर का एक तंतना था, जो रोब था, जो उनकी आवाज़ थी, जो उनकी आंखें बोलती थी,
उसके बाद से वो चीज़ जो है कहीं मिसिंग ज़रूर है। ये बात मेरे तो नोटिस में आई है। आई डोंट नो कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी आज दोबारा से खासे तनकीद का निशाना बने। आगे बढ़ते हैं जी। हुकूमत ने तकरीबन 23 अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए हैं और उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो एहतजाज है उसके अंदर मुलविस थे, उनके खिलाफ जो एहतजाज किया गया था लंदन में। अब अगेन वही बात है कि ये टैक्टिक्स ज़रूर हो सकते हैं एक मैसेज देने के, डराने के, लेकिन कोई भी इस बात पे कन्विंस नहीं है कि इससे वाकई कोई बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज करने में ये हुकूमत कामयाब हो सकती है। ना ही इनके मुतालबे पर जो कि इन्होंने दरख्वास्त की है कोई हवाले ही कर देगी इतनी बात पर किसी अपने शहरी को, तो इसके भी इम्कानात कम हैं, लेकिन बहरहाल ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये जनेवा में आज मौजूद हैं और आज ये इसी तरह से अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे रोड से गुजरते हुए कि इस दौरान वहाँ पर जो भी यहाँ पर मुमकिन है कि पीटीआई के सपोर्टर हों, मुमकिन है कि वैसे ही कोई आम पाकिस्तानी शहरी हों, बहरहाल जिन्होंने भी इन्हें स्पॉट किया वहाँ पर तो फौरी तौर पर उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाई और देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे नवाज़ शरीफ साहब को भी, मरीम नवाज़ को भी, और कहा कि ये फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं और ये हमारे मुल्क को लूट कर यहाँ पर अयाशियाँ कर रहे हैं और अवाम जो है वहाँ पर बुरे हालात में हैं, और फिर इवन जाहिल तक कहा और बुरा भला इस तरीके से कहकर अपनी नफ़रत का इजहार किया। यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा को देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो काफ़ी नागवारी से उन्हें देख भी रही हैं, लेकिन बहरहाल वो कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही नवाज शरीफ साहब कोई रिएक्ट करते हैं और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस वीडियो में जो एक और बात है जिस पे काफ़ी तनकीद हो रही है वो ये कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो भी इस दौरे में इनके हमरा हैं, तो इस पे भी लोग बात कर रहे हैं कि चलिए अगर कोई निजी दौरा है या कोई इलाज के लिए मरीम नवाज साहिबा गई हैं तो ये तो फिर उनके घर का या फैमिली का कोई मैटर है तो वो एक अलग बात है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तो कोई तुक नहीं बनता कि वो किस हैसियत में साथ गए। अगर कोई ऑफिशियल दौरा हो तो वो तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन एक अगर निजी नौयत का दौरा है तो फिर वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इस पर खासी तनकीद हो रही है दो लिहाज से। एक तो ये बात कि इसका मतलब है फिर वही जो बात हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल जो हुक्मरान फैमिली है, शरीफ फैमिली है, उनकी बिल्कुल घर की बांदी बन जाती है और ये उसको अपना पर्सनल मुलाजिम समझना शुरू कर देते हैं और वो भी उनका पर्सनल मुलाजिम ही बन जाता है। हालांकि वो स्टेट के नौकर हैं, वो किसी फैमिली के नौकर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये। और दूसरी जो इसकी वजह समझ में आती है वो ये कि जी आप जो है अपने ऐशो इशरत के लिए कि चलो जी हमारा भी दौरा लग गया फॉरेन ट्रिप तो हम भी ज़रा हुआ हैं, तो नवाजने का ये भी एक सिलसिले होते हैं, तो उस सिलसिले में कोई आप ये दौरा कर रहे हैं तो इस पर भी तनकीद हो रही है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो वीडियो वायरल हुई है एक दफ़ा फिर से इस बात का शाखसाना है कि लोग इस चीज़ के ऊपर कितना नफ़रत का इजहार करते हैं इनको देखकर और तनकीद करते हैं, और ये जगह जगह पे इनके साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। लेकिन जो इसमें एक और बात आज पता चली है, मैं शाहिद असलम साहब की मैंने ये ज़रूर एक वीडियो से देखा है क्लिप जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनके सोर्स ने उन्हें ये ख़बर दी है कि मरीम नवाज़ साहिबा मुबैना तौर पर गले के कैंसर में खुदा न खास्ता मुब्तला हो सकती हैं या कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर हुई हैं जिससे ये ख़दशात हैं कि खुदा न खास्ता ये बीमारी तो नहीं कहीं उन्हें लाहक हो गई। तो इस सिलसिले में कुछ टेस्ट पाकिस्तान में भी इनिशियल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद फिर अब उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो है वहाँ पर जाना पड़ा है और इसीलिए वो हंगामी दौरे पर वहाँ पे गई हैं और इस तरह से उन्होंने ये ख़बर दी है। लेकिन अल्लाह करे, पहले तो मेरी दुआ ये है कि ये ख़बर दुरुस्त साबित ना हो और वो ठीक हों, और अल्लाह करे ऐसी कोई तशख़ीस ना हो उनकी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि वो इसी तरह से बता रहे थे कि थायराइड का जो कैंसर है उसका ये कुछ मुमकिन सिम्टम्स जो हैं वो फ़ील हुए हैं, तो उस सूरत में भी जी हम उनके लिए दुआ गो हैं। सियासी तौर पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ शख्सियात पर तनकीद होती है, उनकी पॉलिसी पर तनकीद हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर यानी सेहत का मामला या इंसानी ज़िंदगी जो है वो इन तमाम सियासियात से बालातर होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा अपनी अगर जो भी उनकी प्रॉब्लम है, अल्लाह करे ये ना हो, कोई और भी अगर है तो तब भी उन्हें मुकम्मल सेहतयाब हो अगर वाकई वो बीमार हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता वाकई कोई चीज़ है या नहीं है तो मरीम नवाज़ साहिबा को कम अज़ कम वापस आकर एक काम ज़रूर करना चाहिए, वो ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि उनकी माँ के बराबर हैं, और ये याद रखिए कि उनकी वालदा की मौत भी कैंसर के सबब हुई थी,
تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی کینسر کی پیشنٹ ہیں اور بڑی مشکل سے وہ سروائیو کی تھیں، اور وہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور سب کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، صرف ایک وہی واحد اب خاتون رہ گئی ہیں جن کی ضمانت تک نہیں ہوئی۔ اور بہت سے لوگ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ سسٹم نہیں چاہتا، اور اس سسٹم میں ایک بڑا حصہ مریم نواز بھی ہیں۔ تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ کم از کم اگر مریم نواز صاحبہ کسی تکلیف سے گزر رہی ہیں یا ان کی والدہ کسی تکلیف سے گزری ہیں تو انہیں یہ احساس ہو کہ ایسی ہی ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اس وقت جیل میں موجود ہے، جس کو جو تھوڑی سی بھی بہتر سہولیات ہیں وہ بھی شاید اس وقت صحت کی دستیاب نہیں ہیں۔ تو کم از کم آپ کے دل میں اتنی انسانیت ضرور اس واقعے کے بعد آنی چاہیے، اتنا رحم ضرور آنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور عدالتوں سے جو ان کا ممکن ریلیف بنتا ہے، جو ان کا ایک ڈیو ریلیف بنتا ہے جس کی وہ مستحق ہیں، وہ انہیں ضرور ملے، اور ان کو رہا ہونے دیں، اس کے اندر فردر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو اللہ کرے کہ ان کے اندر اتنا خوف خدا ضرور آئے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے یا کسی چیز سے گزرے تو پھر اس کے اندر خدا خوفی بھی آتی ہے، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر رحم کرے تاکہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو ہم امید کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی صحت دے، اور جو یہ ایک ظلم کی حد تک ہم چلے جاتے ہیں سیاسی مخالفت میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ کرے کہ مریم نواز صاحبہ ریئلائز کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔